हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आयोनाइजिंग इफेक्ट ऑफ अल्फा, बीटा और गैमा का, कि अल्फा किस तरह से आयोनाइज करता है, बीटा किस तरह से आयोनाइज करता है गैस एटम्स को, और गैमा किस तरह से आयोनाइज करता है, किसकी आयोनाइजिंग पावर ज्यादा है, किसकी आयोनाइजिंग पावर कम है। इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अगर वो नहीं पता तो हम पहले रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, ताकि हमें समझ आ जाए टॉपिक की। व्हाट इज आयन, आयन क्या होता है, आयोनाइजेशन क्या होती है, अल्फा बीटा गामा के ऊपर चार्ज क्या होता है। तीन चीजें पहले आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। बच्चों याद रखें, आयन क्या होता है। एटम की बात करें तो एटम एक न्यूट्रल स्पीशी है। क्यों? उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। कोई सा भी एटम ले लें, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होते हैं। इसीलिए अगर हमारे पास फर्ज कर लें कि ये एटम है, इसके अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 13 प्रोटॉन है तो 13 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। इसीलिए एटम एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशी है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जितना प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कैंसिल कर देता है। मतलब अगर 13 नेगेटिव पार्टिकल 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 13 प्रोटॉन्स भी हैं। हर एक पॉजिटिव पार्टिकल हर एक नेगेटिव को खत्म करता जाएगा। इस तरह यहां पर नेट चार्ज जीरो होगा। एटम इज अ न्यूट्रल स्पीशी, नो चार्ज। लेकिन बच्चों जब एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है तो फिर वो एटम नहीं रहता, फिर वो आयन बन जाता है। बस इतनी सी बात है कि एटम एक न्यूट्रल स्पीशी है। क्यों? पॉजिटिव पार्टिकल्स और नेगेटिव पार्टिकल्स यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। लेकिन जब एटम से कोई इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए या एटम में कोई इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए तो उससे क्या होता है, उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। लेट्स सपोज हमारे पास ये देखिए एक एग्जांपल है। हमने एक इलेक्ट्रॉन को लेट्स सपोज यहां से रिमूव कर दिया, इलेक्ट्रॉन गया, अब इलेक्ट्रॉन 12 रह जाएंगे। प्रोटॉन तो 13 है, 13 प्रोटॉन और माइनस का 12 माइनस इलेक्ट्रॉन, तो क्या आंसर आया? अब +1 चार्ज आएगा। अब वो न्यूट्रल नहीं रहा, तो इसको अब हम एटम नहीं कहेंगे, अब हम इसको आयन कहेंगे, क्योंकि आयन एक चार्ज स्पीशी है जबकि एटम एक न्यूट्रल स्पीशी है। तो आसानी से आपको ये बात समझ आ गई होगी कि एटम के ऊपर जब चार्ज आ जाता है तो फिर वो एटम नहीं रहता, आयन बन जाता है। ओके, चार्ज कैसे आता है? इलेक्ट्रॉन को ले लेने से या इलेक्ट्रॉन को दे देने से। ओके, ये बात क्लियर होगी। अब बच्चों आयोनाइजेशन प्रोसेस, इसी प्रोसेस को हम आयोनाइजेशन कहते हैं, यानी एटम से इलेक्ट्रॉन ले लेना, उसको आयन में चेंज कर देना, या उससे उसमें से इलेक्ट्रॉन को इंटर कर देना और फिर उसको आयन में चेंज कर देना। ओके, अब अल्फा बीटा गामा के ऊपर चार्ज क्या होता है बच्चों? याद रखें, अल्फा हमारे पास हीलियम न्यूक्लियाई होता है। हीलियम न्यूक्लियाई का मतलब हीलियम के एटम का सिर्फ न्यूक्लियस। हीलियम के एटम में 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसके ऊपर। तो बच्चों ये हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो बीटा पार्टिकल की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो आपको याद रखना है अल्फा पार्टिकल इज अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और जो बीटा पार्टिकल है वो एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। गैमा ये रेडिएशन है, ये एनर्जी है। ओके, अब किस तरह से ये आयोनाइज करते हैं सबसे पहले तो हम ये जानते हैं। बच्चों ये आपने सीख लिया कि एटम से इलेक्ट्रॉन को ले लेना या एटम को इलेक्ट्रॉन दे देना तो वो उस पे चार्ज आ जाता है। तो जब एटम पे चार्ज आ जाएगा तो फिर वो एटम नहीं रहेगा, आयन बन जाएगा। ओके, देखिए अब अल्फा की हम बात करें ना बच्चों, इसके अंदर सबसे ज्यादा आयोनाइजिंग पावर होती है, सबसे ज्यादा ये आयोनाइज कर सकता है गैस के मॉलिक्यूल। उसको रीजन क्या है? नंबर 1 रीजन, ये मैसिव पार्टिकल है, साइज में काफी बड़ा है। इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में ये जो न्यूक्लियस है काफी बड़ा है, इसलिए ये मैसिव पार्टिकल है। दूसरा एक पॉजिटिव पार्टिकल है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये 2 खसूसियात हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा आयोनाइजिंग पावर रखता है। कैसे? अब देखिए बच्चों, अब ये एटम से अगर थोड़ा डिस्टेंस से भी पास कर जाएगा ना, जैसे देखिए मैंने इस एटम से इसका ज्यादा डिस्टेंस रखा, तो फिर भी इसके ऊपर मौजूद पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर मौजूद नेगेटिव चार्ज, अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों अट्रैक्ट हो जाएगा? क्योंकि इस अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। तो जैसे ही यहां से इसके करीब से गुजरेगा तो इस एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन को ऐसे मैग्नेट की तरह अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो जब एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो अब उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है, अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, तो उसकी वजह से उसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे मैंने यहां बताया था, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल देता हूं तो उससे क्या होता है, अब 14 प्रोटॉन है, 13 प्रोटॉन है, 13 प्लस आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 12, तो माइनस का 12 करें सॉल्व टोटल तो आपको +1 मिलेगा। इसलिए बच्चों +1 चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये आयोनाइज हो गया।
अब ये थोड़ा डिस्टेंस पर भी है, फिर भी ये इस एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल के ले जाएगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को इसी डिस्टेंस से मूव कराऊं या बीटा पार्टिकल को, तो शायद इसमें से आयोनाइजेशन का प्रोसेस वो ना कर सके। इसलिए हम इसको प्रेफरेंस देते हैं कि अल्फा जो है वो ज्यादा इसके अंदर कैपेसिटी है आयोनाइज करने की, कि अगर एटम से थोड़ा दूर भी गुजर जाएगा फिर भी इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल के चला जाएगा, और अगर उसको हिट कर जाए फिर तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही निकलेगा। ओके, दूसरी हम बात करते हैं कि बीटा पार्टिकल्स की। बीटा पार्टिकल बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को मैं इतनी दूर से गुजारूंगा तो वो इसमें से इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाएगा। पहली बात यह कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है। ये जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है ये अट्रैक्शन नहीं बच्चों, ये रिपल्शन से रिमूव करेगा। इसको क्या करेगा, इसके थोड़ा करीब से गुजरेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, तो रिपेल करके इसको उस तरफ को भेज देता है, निकाल देता है एटम से बाहर। इस तरह से बीटा पार्टिकल जो है ये इसमें से एक उसको रिपेल करके इलेक्ट्रॉन को इस एटम से निकाल देता है। तो जब एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उस पे चार्ज आ जाएगा, अब वो आयन कहलाएगा, एटम नहीं कहलाएगा। ये आयनाइजेशन होगी बीटा पार्टिकल के जरिए। लेकिन याद रखें बीटा पार्टिकल जो है वो साइज में बहुत छोटा होता है, तो ये एटम के थोड़ा करीब से गुजरेगा तो ही इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा। जितनी दूर से अल्फा पार्टिकल गुजर रहा था, अगर उतनी ही दूर से इसको भी पास कराएंगे तो शायद ये इसमें जो आयनाइजेशन का प्रोसेस है वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि इसकी आयनाइजिंग कैपेसिटी अल्फा पार्टिकल के मुकाबले में कम होती है, कि ये करीब से गुजरेगा तो ही आयनाइज करेगा, थोड़ा दूर से गुजरा तो आयनाइज नहीं कर पाएगा। ओके, थर्ड में जो हम बात करते हैं गैमा रेस की, तो बच्चों गैमा रेस की जो आयनाइजिंग पावर होती है वो सबसे कम होती है। उसकी रीजन क्या है कि जब तक ये जाके इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली हिट नहीं करता उस वक्त तक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल नहीं सकता। देखें, अल्फा पार्टिकल दूर से गुजर गया, उसने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, अट्रैक्ट करके आयनाइज हो गया। इलेक्ट्रॉन इतनी दूर से नहीं गुजरेगा, अगर गुजरेगा तो इसमें से आयनाइजेशन नहीं पास करा सकता, थोड़ा करीब होना पड़ेगा। करीब से गुजरेगा तो तब ये आयनाइजेशन का प्रोसेस करेगा। इसमें क्या है, इसमें यह है कि जब तक आके हिट नहीं करता तब तक इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, तो जब तक इलेक्ट्रॉन निकलता नहीं है एटम आयनाइज नहीं होगा। ओके बच्चों, तो क्या होता है, ये जो हमारे पास एनर्जी आती है गामा रेस आके इस इलेक्ट्रॉन को हिट करती है, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करता है, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, तो इस शेल को छोड़ के बड़े शेल में जाता है या वो एटम से लीव कर जाता है, यहां से ये बाहर चला जाएगा, इस शेल को छोड़ देगा, अगर और कोई शेल है उसमें चला जाएगा, नहीं तो एटम को लीव कर जाएगा, यहां से बाहर चला गया। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ऑब्जॉर्ब की, ऑब्जॉर्ब करने के बाद इस शेल को छोड़ के बाहर चला गया। अब इसने क्या किया है, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो देखो बच्चों यहां पर क्या है, सबसे कम पॉसिबिलिटी है। अब जरूरी तो नहीं है कि आप जितने भी हमारे पास फोटॉन्स आ रहे हैं एनर्जी के पार्टिकल, या जो हमारे पास एनर्जी आ रही है वो इलेक्ट्रॉन को हिट करेगी तो ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसके बगैर इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता। यानी यहां से गुजरे, चाहे करीब से गुजरे, चाहे बहुत करीब से गुजरे, कोई आयनाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा जब तक जाके इलेक्ट्रॉन को सीधा वो हिट नहीं करता। तो इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम है, इसलिए इसकी आयनाइजेशन पावर जो है वो सबसे कम होती है। इस तरह से हम बता सकते हैं कि अल्फा, बीटा और गामा में जो सबसे ज्यादा आयनाइजिंग पावर होती है वो अल्फा पार्टिकल की होती है, क्योंकि ये मैसिव पार्टिकल होता है, उसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। स्टूडेंट्स, अब हमने ये देखना है कि अल्फा, बीटा और गामा में से किसकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा है। पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है पहले हम ये जान लेते हैं, उसके बाद ये पढ़ेंगे कि कौन सा इनमें से ऐसा है जिसकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे हाई है और किसकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे लो है। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन है पेनिट्रेटिंग पावर की वो क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ रेडिएशंस टू पेनिट्रेट सर्टेन मटेरियल। कोई भी मटेरियल जो है, किस मटेरियल में से कोई रेडिएशन कितना आगे तक जा सकती है, कितना पेनिट्रेट कर सकती है, तो इसको हम बोलते हैं पेनिट्रेटिंग पावर। अब इसको चेक करने के लिए हमने एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया जिसमें से अल्फा, बीटा और गामा 3 किस्म की रेडिएशन आ रही हैं। अल्फा को मैंने ब्लैक कलर से शो किया है, बीटा को रेड से और गामा को ग्रीन से। तो यहाँ पर 3 डिफरेंट मटेरियल रखे गए। पहला मटेरियल पेपर है, दूसरा एल्यूमिनियम और थर्ड पे लेड वाल है। तो स्टूडेंट्स ये चीज ऑब्जर्व की गई कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो इस पेपर को भी क्रॉस करके आगे नहीं जा सके, लेकिन जो बीटा है, बीटा ने पेपर को क्रॉस किया लेकिन एल्यूमिनियम फॉइल से या एल्यूमिनियम की में से आगे वो पास नहीं कर पाए। इसी तरह जब गामा को देखा गया तो गामा पेपर को भी क्रॉस कर गया और इस एल्यूमिनियम शीट को भी क्रॉस कर गया, लेकिन लेड वाल तक जा पहुंचा, उससे आगे नहीं जा सका। तो इस तरह देखा गया कि जो सबसे ज्यादा पेनिट्रेट करने वाला है इन तीनों में से वो है गामा। गामा की पेनिट्रेशन पावर जो है वो सबसे ज्यादा है।
उसकी रीजन क्या होती है बच्चों? उसकी रीजन ये है कि अल्फा क्योंकि एक मैसिव पार्टिकल है, साइज में बड़ा होता है, तो ये इस मटेरियल में से, पेपर में से पास करके उधर जा नहीं सकता क्योंकि इसका मैस बड़ा होता है, बड़ा मैसिव पार्टिकल है। और दूसरी बात है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करके उसको आयनाइज कर देता है, लेकिन आगे जा नहीं सकता। तो बच्चों इस तरह से जो अल्फा पार्टिकल है मैसिव होने की वजह से इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो सबसे कम है, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था आयोनाइजिंग पावर में, तो अल्फा सबसे ज्यादा आयोनाइजिंग पावर थी, लेकिन जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो इसकी सबसे कम है। पेपर को भी ये क्रॉस करके आगे नहीं जा सकता, जबकि बीटा जो है वो इससे बेहतर है कंपैरेटिवली, ये पेनिट्रेट कर जाता है पेपर में से, और फिर जहां कहां रुकता है ये एल्यूमिनियम में, क्योंकि बीटा जो है वो साइज में बहुत स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू अल्फा, तो ये इस पेपर में से पास कर सकता है, लेकिन एल्यूमिनियम से आगे नहीं गुजर सका। तो हम ये बोलेंगे कि सबसे ज्यादा जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो है हमारे पास गैमा की। उसकी वजह यह है कि गैमा रेस की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और इसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो किसी फील्ड से या किसी पार्टिकल से ये रिपेल भी नहीं होता, पास कर जाता स्ट्रेट। तो इसलिए इसकी जो पेनिट्रेटिंग एबिलिटी है वो कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा होती है।